हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसके अंतर्गत कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के थ्रू अगर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी रिक्रूटमेंट कराता है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा होगा, सेंट्रल लेवल का होगा, ऑल ओवर इंडिया होगा। और ये वैकेंसी आपकी ₹25 केवल 25 रुपए दे करके आप एक राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं और आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या रहता है, बेसिक काम क्या रहता है और ये लोग करते क्या हैं, और उसमें सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोस्ट आई है आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, अकाउंट ऑफिसर की। इनकी टोटल पोस्ट है आपकी 418 पोस्टें हैं। अगर बात करें तो ये ग्रुप बी की नौकरी है, ठीक है, और इसका जो ग्रेड पे रहता है, ठीक है, वो आपका रहता है 4800। ग्रुप बी की नौकरी है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। 18 से 30 साल इसमें एज मांगी जाती है, यानी मैक्सिमम आप 30 साल के हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन रहता है सेम मिलता है। इसका अगर प्रोविजन पीरियड की बात करें तो 2 साल का रहता है, ठीक है, 2 साल का जो है आपका प्रोविजन पीरियड रहता है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है। फिर अगर हम लोग बात करें इसकी फीस कितनी है, तो 25 रुपये फीस है इसकी, ठीक है, और इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इसके लिए एक मिथ है, लोग बोलते हैं मुझे इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही बनना या मुझे अकाउंट ऑफिसर ही बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जनरल सी चीज है, नहीं होता है, जनरल सी चीज है। अगर आपको जो है फील्ड की नौकरी मिली है, अगर आप फील्ड का काम देख रहे हैं तो आपको लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहेंगे, और अगर आप ऑफिस का काम देख रहे हैं यानी कि आपकी डेस्क जॉब है, तो आपको क्या बोलेंगे, आपको लोग अकाउंट ऑफिसर बोलेंगे। काम दोनों का सेम रहता है, पद सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस नाम बदल जाता है कार्य क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो जस्ट ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर होगा, इनका नेक्स्ट प्रमोशन इसी पोस्ट पे होता है, ठीक है। ये आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी वैकेंसी भरी जाती है। इसके अलावा यूपीएससी जो है इसकी डायरेक्ट वैकेंसी भी निकालता है। तो इसकी पोस्ट जो टोटल आई है वो 159 पोस्ट आई हुई हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये आपकी जो है ग्रुप ए की नौकरी होती है, जिसे आप लोग राजपत्रित कह सकते हैं, कह सकते नहीं, ये राजपत्रित होती है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं ये लोग, ठीक, ये लोग गजेटेड ऑफिसर होते हैं। और इसकी भी फीस आपके 25 रुपए ही है, 25 रुपए फीस है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 35 साल लिया गया, यानी 18 से 35 साल तक अगर आप हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरीज होती है SC ST OBC, उनको उनके अकॉर्डिंग छूट मिल जाती है, 3 साल 5 साल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और इसका भी प्रोविजन पीरियड जो रहता है वो आपका 2 साल रहता है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो दोनों की 25-25 फीस है, और दोनों का क्या रहता है, दोनों में पैटर्न में 1-2 चैप्टर्स का या 1-2 टॉपिक का फर्क कह सकते हैं, बाकी लगभग सेम ही है। और इसके फॉर्म काफी दिनों से चल रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो लोग अप्लाई कर देंगे। तो 17 मार्च जो है 2023 किया, वो लोग इसको अप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छी नौकरी है, 25 रुपए में आप एक राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं। और इनकी पोस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया रहती है। देखिए कुछ लोगों का क्या रहता है, वो कुछ लोगों का जैसे मान लीजिए दिल्ली हेडक्वार्टर में हो गया तो वो लोग हेडक्वार्टर पोस्टिंग पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल तैयार रहें बैग वैग पैक करके, आपको जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्व करने के लिए आपको भेजा जा सकता है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग इसके काम के बारे में देख लेते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का काम क्या रहता है। तो इन दोनों का काम क्या रहता है, अकाउंट ऑफिसर और जो आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहते हैं, ये इनके अकाउंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के जो है सानिध्य में काम करते हैं और इनका सहयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का काम बताता हूँ, और आप ये समझ लीजिए कि ये लोग इन्हीं के साथ में मिलकर काम करते हैं। दोनों का जॉब प्रोफाइल लगभग सेम रहता है,
बस ये थोड़ा सा सीनियर होता है तो उनको गाइड करता रहता है, कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो कार्य की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि के हित के अनुरूप प्रस्तावों को समय समय पर जो है प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो आपका जो है अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए जाने चाहिए या अपने जरूरत के अनुसार या लोगों के फायदे के अनुसार जो जो चेंजेस होने हैं उसके जो है एक ये लोग प्रस्ताव बनाते हैं और समय समय पर आप अपने से ऊपर अधिकारी को देते रहते हैं कि अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो आगे इस पर विचार करें। फिर क्या काम रहता है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के तहत प्रतिष्ठान के नियोक्ता और प्रतिष्ठान के अधिकांश कर्मचारियों के संयुक्त अनुरोध पर, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अनुरोध पर यदि प्रतिष्ठान वैधानिक रूप से कवर करने योग्य न हो तो उचित कार्यवाही करना। कोई प्रतिष्ठान है, अगर उसका नियोक्ता है या उसके अधिकांश कर्मचारी जो है संयुक्त रूप से आपस में मिल करके अगर अनुरोध करते हैं कि ये वैधानिक नहीं है या इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो ये लोग कार्यवाही भी करते हैं। इसके अलावा क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 या उसके तहत बनाई गई योजनाओं के प्रावधानों के साथ उस प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा पूर्ण अनुपालन करवाना। अब मान लीजिए कोई आपका जो है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है या प्रावधान अधिनियम 1952 है, उसके तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, अगर कोई प्रतिष्ठान या उसका नियोक्ता पूर्ण अनुपालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही तो करेंगे ही, साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि वो पूर्ण अनुपालन कर रहा है, समय समय पर जांच बनाएंगे। अब यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम आता है, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा, एक टीम गठित करेगा और फिर क्या करेगा, वो ईओ को भेजेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भेजेगा कि ये जाके उसका अनुपालन हो रहा या नहीं हो रहा, उसका इंस्पेक्शन करके आए। और उसके बाद जो अकाउंट ऑफिसर तैनात होगा उसके द्वारा रिपोर्ट बनवाएगा और रिपोर्ट कलेक्ट करके अपने ऊपर के अधिकारियों को भेजेगा। चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर देखिए, शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली नियोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए और जहां वह समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं या शिकायतों का निवारण नहीं कर सकते हैं, आगे की कार्यवाही के लिए मामले की रिपोर्ट क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को देना। देखिए, इनकी भी एक लिमिटेशन रहती है, एक पावर होती है कि उसी दायरे के अंदर ये लोग काम करते हैं। जो आपके अकाउंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहते हैं, इनका एक दायरा होता है। अब समझिए, कोई शिकायत है या कोई कर्मचारी की समस्या है या कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अगर वो उनके दायरे से बाहर है तो क्या करेंगे, ये लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद में जो आपका क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त होगा उसके पास उसको ये लोग फॉरवर्ड कर देंगे कार्यवाही के लिए। अगर उसके दायरे में आता तो वो कार्यवाही करेगा, नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये इनका काम होता है। फिर देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई चोरी, दुरुपयोग, उल्लंघन और दोष या असामान्यता की रिपोर्ट क्षेत्रीय आयुक्त को देना। अभी देखिए, जो ये आपका कर्मचारी भविष्य निधि प्रावधान अधिनियम 1952 है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ योजनाएं हैं। अगर वो क्रियाकलाप जो है, कार्य हैं, अगर वो सही तरीके से चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनमें कोई चोरी करता है, उनका दुरुपयोग करता है या किसी धारा का उल्लंघन करता है या कोई दोष करता है या कोई असामान्यता रखता है, उसकी ये लोग एक रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको तैयार करने के बाद में क्षेत्रीय आयुक्त को सौंप देंगे कि इन लोगों पे कार्यवाही होनी चाहिए। आप टीम गठित करके करें या फिर आप लोकल पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करें, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर आपका है अधिनियम की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 406, 409 के तहत बकायेदारों के अभियोजन में प्रवर्तन अधिकारी, खाता अधिकारी के साथ सम्मिलित होना। देखिए, शुरू हो गया रोल। अब क्या रहता है, अधिनियम जो धारा 14 है और आईपीसी 406, 409 के तहत जो बकायेदार होते हैं उनका अभियोजन किया जाता है, उन्हें सूचना दी जाती है और उसके बाद में क्या रहता है, एक समय निर्धारित किया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आप जो बकाया है वो जमा करें। अगर नहीं जमा करते तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। कार्यवाही करनी होती तो क्या करेंगे, प्रवर्तन अधिकारी के साथ जो है मिल के, खाता अधिकारी की रिपोर्ट पे प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिल करके और उनसे वसूली करवाएंगे, उसमें साथ देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दे भी रखा है, बकायों की वसूली के मामले में वसूली अधिकारी की सहायता करना। अब ये प्रवर्तन अधिकारी जाएगा और ये आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जाएगा और खाता अधिकारी जो है पूरी फाइल लेके जाएगा, इनका इतना इतना बकाया है, और साथ में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वसूली अधिकारी बोलते हैं। ये साथ में जाएंगे पूरी टीम बना करके और जरूरत पड़ी तो लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे और जाके जो आपका बकाया है उसको वसूली करेंगे। फिर क्या है,
निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, आख्यान प्रतिवेदन, सर्वेक्षण प्रतिवेदन, अन्य निर्धारित प्रतिवेदन। ये लोग निरीक्षण करेंगे, आख्या लगाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे और अन्य जो निर्धारित प्रतिवेदन होंगे वो सारे बना करके एक लिस्टिंग करते हैं और ऑनलाइन अपलोड भी करेंगे और साथ साथ जो है अपने सीनियर अधिकारियों को उसकी सूचना भी देंगे। फिर क्या है, संगठन के व्यापक हित में त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए अभियोजन मामलों के संबंध में अभियुक्तों पर समन या वारंट तामील करना। अब देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर संगठन का कोई नुकसान हो रहा है या संगठन का जो हित है, अब उसमें अगर त्वरित परिणाम इनको चाहिए, यानी त्वरित परिणाम यानी जल्दी रिजल्ट आ जाए, किसी का पैसा बाकी है या कहीं अभियोजन होना है, तो उसमें क्या करेंगे, अभियुक्तों पर ये जो है समन भी भेजेंगे, वारंट भी भेजेंगे, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे और ये उनको पहले समन भेजेंगे, इंटीमेट करेंगे कि आपका इतना बकाया है या आप ये चोरी कर रहे हैं या आप ये धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ वारंट काट के लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके उसे अरेस्ट भी करवा सकते हैं। ये पावर्स होती है इनकी। फिर हम लोग बात करें इनके प्रमोशन की, तो प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है, खैर फिर भी जो भी है स्लो होता है लेकिन अच्छा रहता है प्रमोशन। देखिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर और या फिर अकाउंट ऑफिसर, ये लोग जब प्रमोट होके बनते हैं क्या, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लगभग जो है 5 से 7 साल लग जाते हैं। 5 से 7 साल इसको यहाँ तक प्रमोट होने में लग जाते हैं। ये वैकेंसी के ऊपर होता है, कितनी वैकेंसी खाली है उसके हिसाब से होता है। फिर आपका जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 तक पहुंचने में इन्हें कितना समय लगता है, इन्हें लगता है 5 साल। यहाँ पे भी आपको 5 साल देना पड़ेगा। अगर वैकेंसी ज्यादा है, फिलहाल 5 साल से कम नहीं होता है, ज्यादा ही लगता है। फिर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 से रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1 तक पहुंचने में इन्हें कितना लगता है, फिर 5 साल लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 साल लगेगा, 5 साल से ज्यादा ही लगता, कम नहीं लगता है, ठीक है। फिर आपका एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेगा रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से ग्रेड 1 से। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। 4 साल यहाँ भी आपको लग जाएगा। यहाँ तक आते आते आपका जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है या अकाउंट ऑफिसर होता है वो रिटायर हो जाता है। जनरली यहाँ तक ही वो पहुंच पाता है। लेकिन अगर आप भर्ती हुए हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे, आप एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तक पहुंच जाएंगे। यानी इनकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग रहती है, पावर्स भी अच्छी रहती हैं। तो ये हेडक्वार्टर पूरा देखते हैं, हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर इनकी पोस्टिंग होती है, यहाँ तक वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जनरली जो है यहाँ तक दोनों लोग पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए यंग एज का लड़का है तो वो यहाँ तक भी पहुंच जाएगा, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी बन जाएगा। लेकिन ये एकलौती ऐसी पोस्ट होती है, इसमें क्या रहता है, आपको अपॉइंट कब किया जाएगा, जब आपकी रिकमेंडेशन होगी कमेटी ऑफ कैबिनेट की। जब तक कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है आपको रिकमेंड नहीं करेगी, आपकी इस पद पे जो है पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसके लिए आपकी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, जैसे आपकी सर्विस बुक देखी जाती है, आपका जो है रिकॉर्ड देखा जाता है, किसी आप गलत चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं रहे हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद सीनियरिटी देखी जाती है कि कौन सा जो ऑफिसर है वो ज्यादा सीनियर है, रिटायरमेंट के करीब है, तो उस हिसाब से वरीयता बनाती है कमेटी जो होती है। और वरीयता बनाने के बाद वो रिकमेंड करती है कि इन भाई साहब को जो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना चाहिए। और इनकी एक बार रिपोर्ट लग गई तो समझ लीजिए वो बन गया, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं upSSClecturesonline@gmail.com पे, या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊं एक एक चीजें, तो आप एक बार बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा। इनके काम का, प्रमोशन का, हर चीज का जो है कैसे क्या रहता है। वेतन तो आपको पता ही होगा भाई, 4800 और 5400 ग्रेड पे एक नौकरी है, वेतन अच्छा होगा। लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं एक एक जोड़ के आपको बता दूंगा कितना वेतन कैश इन हैंड मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।